जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है अभी आप लोगों का। चलें बेटा ज़रा जल्दी से सेटल डाउन हो जाएं ताकि ना मैं चीज़ों को कल जहां पर छोड़ा था वहीं से इसको वापस जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा बेटा, कल मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों के साथ क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस से रिलेटेड बात शुरू की थी और इसको हम लोगों ने ज़रा जल्दी जल्दी से चीज़ों को लेबल करने में मुझे हेल्प करें। सबसे पहले बाहर आपके पास एक पाउच है, डैट इज़ नोन एज स्क्रोटम। और मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस का स्क्रोटम के अंदर होना मकसद क्या है इसका, कि यहाँ पर थर्मो रेगुलेशन हो, क्योंकि स्पर्म की प्रोडक्शन टेस्टिस में बिलो द बॉडी टेम्परेचर कितने डिग्री होता है? 2 डिग्री होता है। अच्छा जी, चलें जी, यहां पर विद इन द टेस्टिस पार्टीशंस होती हैं। टेस्टिस के अंदर पार्टीशंस होती हैं और इन पार्टीशंस को आप लोगों ने याद रखना क्या कहते हैं? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहते हैं। और इन्हीं पार्टीशंस का नंबर भी याद रखना है। ये एक दफ़ा एंट्री टेस्ट में पूछा जा चुका है, तो आपने याद रखना है 250 से 300 तक होती हैं। ओके जी, नेक्स्ट बेटा, इन्हीं पार्टीशंस के अंदर जिसको टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कह रहे हैं, हमें हाईली कन्व्यूलेटेड क्या मिलती हैं? ट्यूब्स मिलती हैं। और इन हाईली कन्व्यूलेटेड ट्यूब्स को हम क्या कहेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो साइट है जहां पर स्पर्म प्रोडक्शन होती है। ओके अच्छा, ये ढेर सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जब स्पर्म को बना लेती हैं तो इवेंचुअली ये किसके अंदर शिफ्ट करती हैं? उसको इस जगह पर जिसको मैंने क्या नाम बताया था कल? रेटी टेस्टिस। क्या कहते हैं? रेटी टेस्टिस। फिर यहां से अगेन जरा गौर से देखिएगा, अगेन हैवीली कन्व्यूलेटेड एक डक्ट है जो कि यहां से आपको नजर आ रहा है। इस डक्ट को क्या नाम दिया था कल? एपिडाइडमस। ठीक हो गया बेटा। ओके, फिर यहां से जो डक्ट आपके सामने मैंने बाहर की तरफ निकाली थी और इसके अंदर मैंने आपको मेंशन किया था कि कोई कन्व्यूलेशन नहीं होती, इसको क्या कहते हैं बेटे? दैट इज वेज डेफरेंस। और इसको आप मेन स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब यहां पर ये मेन स्पर्म डक्ट के अंदर क्या मौजूद है? स्पर्म्स मौजूद हैं। और इनको कहां पर लेकर आया जाएगा, जरा अब उसको देखना है। हम इसको, अब मैं इसकी जरा लेबलिंग को मिटा रहा हूं ताकि आपको ये चीजें ज्यादा क्लैरिटी के साथ मैं शो कर दूं। व्हाट इज दिस बेटा? दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी वेज डेफरेंस है, ये समहाउ क्या कर रही होती है? किसके पास से होकर या बायपास हो रही है? यूरिनरी ब्लैडर से। और इवेंचुअली यहां पर यूरिनरी ब्लैडर से आगे एक ट्यूब होती है। इस ट्यूब को क्या कहते हैं भाई? इस ट्यूब को क्या कहते हैं?
तो बेटा बोले ना यूरेथ्रा कहते हैं ना। अच्छा, यहां पर एक छोटा सा मैं ब्रेक लगा लेता हूं ताकि आपको समझाना आसान हो जाए। ये वेज डेफरेंस जो है अल्टीमेटली इसने किधर पहुंचाना है इन स्पर्म्स को? यूरेथ्रा में। अच्छा, लेकिन यूरेथ्रा में जाने से पहले यहां पर एनकाउंटर होगी ये डक्ट किसके साथ? एक पेयर ग्लैंड के साथ। एक पेयर ग्लैंड है, मैं लफ्ज कह रहा हूं पेयर ग्लैंड, और यहां पर उस पेयर ग्लैंड का नाम क्या है? सेमिनल वेसिकल। ओके जी, फिर यहां से ऑनवर्ड फिर से एक डक्ट है, ये एक छोटी सी डक्ट है जो कि क्या कहलाती है? इजैकुलेटरी डक्ट। ये समझना जरूरी था। अब जब ये स्पर्म्स यहां से होकर आएंगे ना सेमिनल वेसिकल से इनटू इजैकुलेटरी डक्ट और इवेंचुअली यूरेथ्रा में, तो अब इस सेक्रीशन में सिर्फ स्पर्म नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और उस सेक्रीशन को कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं? दैट इज द सीमन। ठीक है, चलें जी। अब यहां पर यूरेथ्रा जो है इन केस ऑफ मेल वो किसके अंदर ओपन होता है? एक स्ट्रक्चर के अंदर, दैट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, और जिसको हम क्या कहते हैं? दैट इज अ मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन। उस मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन को हमने क्या नाम दिया था? दैट इज पीनस। ठीक है, फिर इस पीनस के इस हिस्से को ग्लैंस पीनस कहते हैं, और इसके ऊपर स्किन होती है, उसको हमने कहा था फोर स्किन, और प्रीप्यूस भी बोला था। क्लियर हो गया? अच्छा, यहां पर अब ग्लैंड्स की पोजीशन को देखना है। ग्लैंड्स की पोजीशन को, यहां पर एक ग्लैंड आपको नजर आता है जो कि जंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा पर मौजूद है। जंक्शन ऑफ, ये पोजीशंस को समझना है। जंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा की पोजीशन के ऊपर, इसको क्या कहते हैं भाई? प्रोस्टेट ग्लैंड। बेटा प्रोस्टैटिक नहीं, दैट इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक हो गया बेटा? अच्छा जी, इसके अलावा यहां पर एक पेयर ग्लैंड है, इस पेयर ग्लैंड को क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और इसी को कूपर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब ये सारी चीजें आपको क्लियर है। अब आपको समझना आसान होगा जो रीडिंग हमारे पास है। आपके पास टेस्टिस के साथ एसेसरी डक्ट्स हैं, उन एसेसरी डक्ट्स के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें हैं वो आपको अब समझना है। सबसे पहले स्पर्म्स कहां पर बने? साइड क्या है? ओके जी, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंटर होती हैं आगे जाकर किसके अंदर? रेटी टेस्टिस के अंदर। फॉर व्हाट? फॉर द फर्दर मैच्योरेशन, क्योंकि पैदा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रही हैं, और फिर अगली साइड्स पर प्रोडक्शन तो नहीं ना होनी, अगली जितनी भी जगह आएंगी वहां पर ग्रेजुअली स्पर्म्स की क्या होनी है? मैच्योरेशन होनी है, या उसमें उसके अंदर सेक्रीशंस ने ऐड होना है। सो जो स्पर्म होते हैं उनको हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, आर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द टेस्टिस बाय अ सीरीज ऑफ एफरेंट डक्ट्यूल्स। एफरेंट जो कि बाहर की तरफ लेकर जा रही हैं। सबसे पहले हाईली कन्व्यूलेटेड आपको कौन सी नजर आई थी? एपिडाइडिमस इज अ कॉइल्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टेस्टिस पर मौजूद होती है। एपिडाइडिमस का फंक्शन क्या होता है बेटा? फंक्शन इसका ये होता है कि टेम्परेरी तौर पर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज का काम स्पर्म का किसके अंदर होना है? एपिडाइडिमस के अंदर। ये पोजीशंस, इनकी अपीयरेंस, इनके फंक्शंस को साथ साथ याद करना है। ओके भाई, एपिडाइडिमस ओपन हो रहे हैं किसके अंदर? वेस डेफरेंस के अंदर। देखो ना, एपिडाइडिमस से किस में गए थे? वेस डेफरेंस के अंदर। और वेस डेफरेंस जो है वो इजैकुलेटरी डक्ट पर जाने से पहले किससे मिलती है? सेमिनल
ठीक है, फिर इजैकुलेटरी डक्ट है, एंटर द प्रोस्टेट ग्लैंड, देन इट एम्प्टीज इनटू द यूरिथ्रा। ठीक हो गया जी। अब यहां पर यूरिथ्रा के बारे में मैंने कल मेल्स के केस में आपको क्लियर से एक चीज समझाई थी कि इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं? क्योंकि मेल के केस के अंदर यही वो ट्यूब है जिससे यूरिन को भी डिस्चार्ज किया जाता है और स्पर्म्स को भी डिस्चार्ज किया जाता है। फिर कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसको पीनस कहते हैं, ये क्या कर रहा होता है? ट्रांसफर कर रहा होता है स्पर्म्स को इनटू द फीमेल बॉडी ड्यूरिंग द मेटिंग प्रोसेस। यहां पर एक्सेसरी ग्लैंड्स के अब आपने फंक्शन याद रखने हैं, उनकी लोकेशन याद रखनी है। सबसे पहले सेमिनल वेजिकल, ये लोकेटेड कहां पर है? सेमिनल वेजिकल्स लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ स्पर्म डक्ट एंड इजैकुलेटरी। ये देखो, ये है ना मैंने बताया सेमिनल वेजिकल। अब जरा देखो पीछे डक्ट कौन सी थी? वेज डेफरेंस, जिसको मेन स्पर्म डक्ट कहते हैं। आगे कौन सी डक्ट थी? इजैकुलेटरी डक्ट। इन दोनों के बिटवीन मौजूद है। सो ये एक एमसीक्यूज तुम्हारा बिल्कुल क्लियर से तुम्हें याद हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इसकी सक्रीशन में क्या क्या होता है भाई? जब हमने कहा था कि इसके बाद क्या सक्रीशन कहलाएगी? सीमन। तो इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर बेटा याद रखना फ्रुक्टोज होता है, जो कि आपको पता है एक शुगर है। फिर यहां पर एस्कॉर्बिक एसिड है। फिर एक एंजाइम है वेजिक्यूलेज। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि सीमन की सक्रीशन को थिकनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपने कोएगुलेशन फिनोमिना लफ्ज सुना ना? कोएगुलेशन, ये यहां पर कोएगुलेशन करता है और उसकी सक्रीशन को थिकन कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ग्लैंड है? प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा याद रखना, इसमें दो ग्लैंड्स का जिक्र कर रहे हैं जो पेयर्ड है। पेयर्ड कौन से हैं? एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है। पेयर्ड ग्लैंड्स कौन से हैं भाई? यहां पर सेमिनल वेजिकल भी पेयर्ड है, और आपके पास ये जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड था वो भी क्या है आपका? पेयर्ड है। अगर आपसे एमसीक्यूज आ जाए, इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच ग्लैंड इज अनपेयर्ड, विच ग्लैंड इज अनपेयर्ड, तो दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। एनसर्कल द यूरिथ्रा जस्ट बिलो द ब्लैडर। देखो मैंने जब डायग्राम जरा डिटेल में समझाई तो ये है ना आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पर है? यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के जंक्शन पर। दिस इज द लोकेशन ऑफ, मैं बड़ा फोकस दे रहा हूं, इसको याद रखना, इधर से एमसीक्यूज बनने हैं। जंक्शन जैसे पोजीशन ऑफ ग्लैंड्स और उनकी सक्रीशंस क्या क्या हैं। बिलो द ब्लैडर और यूरिथ्रा के जंक्शन के ऊपर आ कह सकते हैं। इट्स सक्रीशंस कंटेन, इसकी सक्रीशन में क्या क्या होता है? सिट्रेट होता है, और इसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं? यूरिथ्रा की जो पीएच है उसको जरा मेंटेन करते हैं ताकि किसी किस्म की यूरिनरी इंफेक्शन आपको ना हो। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो होते हैं ये बेटा जी, जिसको कूपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिथ्रा। ये देखो ये बनाया ना मैंने, ये इजैकुलेटरी डक्ट है और ये यूरिथ्रा, इसके जंक्शन पर ये मौजूद होते हैं। ये भी क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं यूरिथ्रा को आफ्टर द यूरिनेशन। इसको प्री कम भी कहते हैं। ये एक ऐसी सक्रीशन भी बनाता है जो कि ड्यूरिंग एरेक्शन जो है वो पहले एक सक्रीशन स्लाइमी सी बनती है जिसका मकसद होता है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, इसको इतना सा याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हमारा जो मेन फंक्शन था, ये सारा कुछ पढ़ा क्यों? ताकि आप मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्चुअल फंक्शन को समझ सकें। भाई मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो चीजें हैं बेसिकली। यहां पर एक तो हार्मोन्स की इन्वॉल्वमेंट है जिसका काम होता है मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करना, नंबर वन।
and the second thing which is the main function, that is the sperm production. And the sperm production basically क्या है, एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस. ये सारे को मेनली अगर हम देखें तो सारा कुछ कहां से कंट्रोल हो रहा होता है, अब उसको जरा देखना है. अब जरा गौर से देखते हैं बेटा जी. हमने कल यहां से डिस्कस किया भी था कि अगर मैं यहां से क्रॉस सेक्शन ले लूं, किसका क्रॉस सेक्शन ले लूं बेटे, सेमिनिफेरस टब्यूल्स का. ये आपके पास मैंने क्रॉस सेक्शन ले लिया सेमिनिफेरस टब्यूल्स का. ये भी क्रॉस सेक्शन है और ये भी क्रॉस सेक्शन है. अब जरा गौर से देखिएगा, ये जो सेमिनिफेरस टब्यूल्स हैं, इनको जब कट किया तो इनके अंदर ये स्पेस नजर आ रही है आपको. इसको क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं. ओके. अब इसके ये जो सेल है ना बेटा, ये वाले सेल्स, इन ट्यूब्स की दीवारों के जो सेल हैं, इन सेल्स को क्या कहते हैं. अच्छा, इसके अंदर ना दो तरह के सेल्स हैं, इसलिए आपने तवज्जो रखनी है. ओके जी. ये जो सेल मैंने ग्रीन से बनाए हैं, इनको क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स. अब इन्हीं सेल्स के अंदर एक पूरा प्रोसेस चलता है और इवेंचुअली ये सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्म्स में. और कहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, ल्यूमन के अंदर. ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा आपको. ओके. अच्छा जी, फिर यहां पर कुछ सेल्स ये वाले हैं जिनको मैं अब शो कर रहा हूं. ये वाले सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं. इन सेल्स को क्या कहते हैं बेटा, सर्टोली सेल, या इनका दूसरा नाम क्या होता है, नर्स सेल्स. नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसे सेल्स हैं जिनका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना. प्रोवाइड क्या करते हैं, आपको समझ आ रही है ना सारे पॉइंट्स की. ओके जी. सो यहां से ये बनेगा. इसके अलावा पता क्या है, यही वो सर्टोली सेल हैं जो कि एक हार्मोन भी बनाते हैं जिसका नाम है इनहिबिन. क्या है, ये वो हार्मोन है बेटे बेसिकली जो रेगुलेट करता है स्पर्म की प्रोडक्शन को. रेगुलेट और यू कैन से कंट्रोल स्पर्म अमाउंट. आप यूं कर लें, स्पर्म की अमाउंट्स को रेगुलेट कर रहा होता है. इसके ऊपर एमसीक्यूज एक दफा एंट्री टेस्ट में आ चुका हुआ है. अच्छा, फिर यहां पर कुछ सेल्स का जिक्र करते हैं. ये सेमिनिफेरस टब्यूल्स थी ना. अब सेमिनिफेरस टब्यूल्स के बिटवीन यहां पर ये सेल्स कौन से हैं, इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं और इनका एक और नाम भी है लेडिग्स सेल्स. ये वो सेल्स हैं जहां से आपके लिए, मेल्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन पैदा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन. ठीक है. और आपको पता है ये मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब स्पर्म्स की प्रोडक्शन को भी मैनेज करता है. आपको क्लियर हो गया बेटा ये सारे पॉइंट्स? ओके जी. नेक्स्ट हमारे पास अब हमने देखना क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस की फ्लो डायग्राम. स्पर्मेटोजेनेसिस की फ्लो डायग्राम समझनी है. स्टार्ट कहां से होगा, ये प्रोसेस मैंने यहां पर दिखाया भी है. स्टार्टिंग फ्रॉम जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द टेस्टिस. इनमें माइटोसिस होती है और माइटोसिस के नतीजे में सबसे पहले हमारे पास क्या बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया. ये जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं. ठीक है.
अब इन स्पर्मेटोगोनिया में सबसे पहले क्या चीज हो जानी है, आप समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन। क्या हो जानी है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अब उनको अपनी फेट समझ आना शुरू हो गई और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगेन डिप्लॉइड सेल्स में। इनको क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्यारे बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद यहां पर अब क्या चीज होनी है, मियोसिस वन। मियोसिस वन को हमेशा याद रखिएगा, ये एक रिडक्शन डिवीजन होती है। ये क्या होती है प्यारे बच्चों, रिडक्शन डिवीजन। इस रिडक्शन डिवीजन के नतीजे में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। और अगर अब आप देखो तो ये कैसे हैं, ये हैप्लॉइड हैं। ठीक हो गया बेटा? ओके, अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, अब इनसे आगे क्या चीज होनी है, फिर से मियोसिस 2 होनी है और ये किस में कन्वर्ट हो जाने हैं, स्पर्मेटिड्स में। याद रखिएगा, स्पर्मेटिड्स नॉन मोटाइल सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल सेल्स होते हैं, हैप्लॉइड ये होंगे। अब इन स्पर्मेटिड्स में फिर से क्या चीज होनी है, डिफरेंशिएशन। और ये इवेंचुअली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्म में, या इसके लिए मैंने दूसरा लफ्ज क्या बोला था, स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे। क्लियर है आपको ये पॉइंट? अच्छा बेटा, जब मैंने यहां से लेकर एंड तक प्रोसेस की बात की तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन अगर बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ कहां से कहां तक की बात करूं, स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनने के प्रोसेस तक, तो इसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, ये फर्क याद रहेगा टर्म का? ओके जी, गुड हो गया, इसको याद भी रखना है आप लोगों ने। अब देखो, स्पर्म्स तो बन गए और इस पूरे प्रोसेस को आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, क्या ये सारा प्रोसेस जो मेल्स के अंदर हो रहा है, ये किसी हार्मोन के बगैर हो रहा होगा? हाँ, नहीं ना बेटा। और आपको पता है, जब हार्मोन्स की बात आ जाती है तो एक सेंटर है जो कि मास्टर ऑफ, मैं कहता हूं, तमाम ग्लैंड्स का है। उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड मेरा बेटा, बिल्कुल ठीक। क्योंकि हाइपोथैलेमस आपको पता है ये आपके फोर ब्रेन का हिस्सा होता है ना बेटा। इसको देखें, और इसका काम क्या होता है बेटा, मेनली अगर हार्मोन्स के वाले से हो? हाँ, बिल्कुल सही हो गया। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये जो आपके नर्वस मैसेज होते हैं उनको हार्मोनल मैसेज में कन्वर्ट भी कर सकता है। ओके जी। अच्छा, हाइपोथैलेमस से एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कौन सा हार्मोन पैदा होता है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, या आप इसको गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन भी कह सकते हैं। पहला स्टेप क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, यहां से ये किस पर जाएगा, इसका एक्शन किस पर होगा? इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। अब यहां से एक तो पैदा होता है ICSH। ICSH स्टैंड्स फॉर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ICSH इन मेल्स? बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये ICSH मेल में किसका दूसरा नाम है? LH का। LH स्टैंड्स फॉर लुटेनाइजिंग हार्मोन ना। मेल्स के केस के अंदर इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? ICSH। ये लफ्ज याद रहेगा बेटा। मेल में LH का दूसरा नाम क्या है?
ओ वेरी गुड, हो गया। अच्छा, फिर यहां से ही एक और हार्मोन का भी तो जिक्र करना चाहिए था ना, मुझे उसको भी लिखना चाहिए था, लेकिन वो मैंने जानबूझकर नहीं लिखा। वो क्या है? FSH। FSH। अब प्यारे बच्चों, यहां पर इस चीज को समझते हैं। ये जो FSH है ना, इसने किस पर एक्शन करना होता है? जल्दी से कोई बताएगा? नो बेटा, फोलिकल यहां पर मेल्स में फोलिकल सेल्स नहीं होते। मेल के अंदर कौन से सेल्स होते हैं जिन पर ये एक्शन करता है? सर्टोलाए सेल्स के ऊपर, सर्टोलाए सेल्स के ऊपर। और सर्टोलाए सेल्स के ऊपर काम करने का मकसद क्या है इसका? बताओ तो सही। नरिशमेंट प्रोवाइड करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। और दूसरा, मैंने अभी एक प्रोसेस तुम्हें बताया था, स्पर्मियोजेनेसिस करना। स्पर्माटिड्स का स्पर्म्स में कन्वर्ट करना, वो अंडर द एक्शन ऑफ FSH ही होगा। फिर यहां पर मैंने कहा था कि एक और हार्मोन होता है इनहिबिन, उसको भी इसी से पैदा किया जाता है, जिसको हमने क्या कहा था? सर्टोलाए सेल्स। ये बात क्लियर है इतनी? ओके जी। अब आते हैं ICSH के ऊपर। बेटा, ICSH ने किसके ऊपर काम करना है? इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर, या जिसको लेडिक सेल्स भी कहते हैं। और यहां से क्या पैदा होना है? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन आपको पता है ना, प्यूबर्टी पर दो काम कर रहा होता है। ट्रिगर करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को। कैसे? यहां पर ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स थे उनको एक्टिव करेगा कि वो जल्दी से किस प्रोसेस की तरफ चले जाएं? स्पर्मेटोजेनेसिस की तरफ। एंड द अदर थिंग इज सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स जो हैं, जिसमें आपकी बियर्ड का आना, आपके मसल्स का बिल्डअप हो जाना, और इसके अलावा जो है यू कैन से आवाज का जो है वो भारी हो जाना, ये सारा कुछ इसी के अंडर आता है ना बेटा? चलें जी। मेल बेचारे के पास एक ही हार्मोन था, ठीक है, तो उसके सारे मामला जो है ना वो यहां पर निबट गए। तो अब आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में थोड़ी सी बात याद रखनी है। जो स्पर्म होता है, इसके अंदर हमारे पास जो प्रोमिनेंट पोर्शन होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं? एक तो इसका पोर्शन होता है हेड। फिर हेड और टेल के जंक्शन पर क्या चीज है? दैट इज मिड पीस। फिर एंड पर क्या मौजूद होती है? टेल। यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज अक्सर MCQs में पूछ ली जाती है, वो पूछा जाता है कि बेटा स्पर्म में कौन से हिस्से में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं? तो बेटा याद रखिएगा, वो मिड पीस में होते हैं। अच्छा, कौन से हिस्से में स्पर्म के न्यूक्लियस मौजूद होता है? हेड में। और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो हैप्लॉइड होता है। अच्छा, फिर एक और चीज पूछी जा रही होती है, व्हाट इज द एक्रोसोम? हेड के अंदर आगे की तरफ एक पोर्शन है जिसको हमने एक्रोसोम बोला है। यहां पर एंजाइम मौजूद होते हैं, और ये वो एंजाइम होते हैं जो कि बेसिकली इस स्पर्म को हेल्प करते हैं टू पेनिट्रेट इनसाइड द फीमेल एग। अगर ये एक्रोसोम ना हो या इसमें एंजाइम ना हो, तो आप कह सकते हैं कि ये स्पर्म जो है वो फेल हो जाएगा एग के अंदर पेनिट्रेशन के हवाले से, या उसको फर्टिलाइज करने के हवाले से। क्लियर है आपको ये पॉइंट्स? ओके बेटा, सीमन के बारे में मैंने आपको बता दिया। सीमन क्या होती है? एक वाइट स्टिकी मिक्सचर होता है जिसमें स्पर्म और सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। इसका काम क्या होता है? सीमन का ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स को करने में मदद देना। जो अमाउंट ऑफ सीमन प्रोपेल्ड होती है ड्यूरिंग द इजैकुलेशन, वो कितनी से कितनी हो सकती है? 2 से 5 ml हो सकती है। और इसमें कितने स्पर्म्स हो सकते हैं? 20 से 150 मिलियन स्पर्म पर ml हो सकते हैं। ठीक है, जल्दी से कुछ MCQs कर लेते हैं बेटे। इट इज एन ऑर्गन विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर द स्पर्म इन द फीमेल बॉडी। कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेटरी ऑर्गन जो कि पीनस कहलाता है। ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स
undergo meiotic division to form what kind of cells? Secondary spermatocytes. Sperms are passed out through urethra, ejaculatory duct, sperm duct या epididymis. यूरिथ्रा से होंगे ना बेटा, पास्ड आउट थ्रू द यूरिथ्रा, ताकि आगे जाकर वो जो है वो फीमेल बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो सके। नेक्स्ट बेटा एक और एमसीक्यूज था, उसको भी देखना बेटा, इसको जरा दोबारा करना स्लाइड शो। फ्लूइड सेक्रेटेड बाय द नर्स सेल्स प्रोवाइड डैश टू द स्पर्म्स, लिक्विड मीडियम, प्रोटेक्शन, नरिशमेंट, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा जो पोर्शन है जो हम लोगों ने आगे करना है, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके लर्निंग आउटकम्स में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की देखेंगे डिटेल, गुनेड जो कि ओवरीज होते हैं, फिर गुनेड से साथ एसोसिएटेड जो डक्ट हैं जिनको ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं और इसको यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, फिर यूट्रस और फिर विजाइना के पोर्शन को देख लेंगे। चलें जी, इसके अंदर हम लोगों ने जो चीज़ें देखनी हैं उसको आपने एक तो पहली बात बिल्कुल क्लियर रखनी है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, किससे? मेल के हवाले से। एक तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, फिर यहाँ पर हार्मोनल इन्वॉल्वमेंट भी आपके पास एज कंपेयर टू द मेल वो हमें ज़्यादा नज़र आ रही होती है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फीमेल्स की अगर बात करते हैं तो इसने सिर्फ और सिर्फ गैमीट्स नहीं पैदा करने, बल्कि अगर हम देखें तो इसकी बॉडी ने प्रिपेयर भी करना है खुद को टू रिसीव द एम्ब्रियो। और कितनी देर तक रिसीव करना है, कितनी देर के लिए बॉडी के अंदर होगा? अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है कि तो आपको पता है अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ जो हैं वो इसके हवाले से इन्वॉल्व होते हैं। तो बॉडी को इस हवाले से प्रिपेयर करना ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिस्से के अंदर ही आएगा। क्लियर है? सो जो स्ट्रक्चर्स यहां पर इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर हम अगर देखें तो यहां पर गुनेड्स के हवाले से पेयर ऑफ ओवरी है, ओविडक्ट, यूट्रस और फिर मेन स्ट्रक्चर हमारे पास विजाइना आ जाता है। तो यहां पर सबसे पहले जो ओवरीज हैं ये मौजूद कहां पर होती हैं? प्रेजेंट होती हैं इन द पेरिटोनियल कैविटी, और दोनों दो पेयर की फॉर्म, एक पेयर है या दो कह सकते हैं। सो ओवरी आर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द यूट्रस, और ये मौजूद कहां पर है? मैंने इसको मेंशन कर दिया, विद इन द पेरिटोनियल कैविटी, और ये अटैच होंगी किसके साथ? विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट्स। इसको हम ना जरा देख लेते हैं डायग्राम को, फिर से इस पर आ जाते हैं। यहां पर हमारे पास ये डायग्राम है ओवरऑल स्ट्रक्चर के हवाले से। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं जो सबसे ऊपर है? दैट इज फंडस। फिर यहां पर कितनी ओवरीज हैं बेटा? 2 हैं। और यहां पर अगर आप देखें तो ये जो ट्यूब आपके सामने नजर आ रही है, दिस पर्टिकुलर ट्यूब, इसको क्या कहते हैं? दैट पर्टिकुलर ट्यूब इज नोन एज ओविडक्ट भी इसको कहते हैं। इसी के लिए हमने दूसरा लफ्ज बोला था यूट्राइन ट्यूब, इसी के लिए लफ्ज क्या कह रहे हैं आप? फ्लोपियन ट्यूब भी कह रहे होते हैं। अच्छा, यहां पर ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ओवरी से रिसीव करते हैं एग को, और इसको किस में शिफ्ट कर देते हैं? एग को इनटू द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। आपने याद रखना है जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कहां पर होती है? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में। सो यहां पर जब एग आएगा तो इसको रिसीव कौन करते हैं? ये जो ओविडक्ट का जो शुरू वाला हिस्सा है वहां पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको फिम्ब्रियाए कहते हैं, जो कि उस एग को रिसीव करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है? इस पोर्शन को क्या कहते हैं और इस पोर्शन को क्या कहते हैं? ये जरा लेबल करवाएं जल्दी से। इस पोर्शन को क्या कहते हैं? शाबाश बेटा, दैट इज यूट्रस। यूट्रस को अदर वर्ड में हम एक और लफ्ज भी कहते हैं, दैट इज अ वॉर्म। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर यहां पर ये वाला पोर्शन क्या है? शाबाश, दैट इज विजाइना।
और यूट्रस और विजाइना के पोर्शन में ये जो नैरो रीजन है इसको क्या कहते हैं? सर्विक्स। शाबाश, ये आपके सामने इस हवाले से सारी लेबलिंग आ गई। जब हम बात करते हैं ना, यहीं पर इस चीज को समझ लेते हैं, यूट्रस की बात करते हैं तो यूट्रस जो है वो कितनी लेयर से मिलकर बना हुआ है स्ट्रक्चर? यहां पर यूट्रस के हवाले से आपके पास कितनी मस्कुलर लेयर्स हैं, आप मसल्स लेयर कह सकते हैं या लेयर्स ओवरऑल कह देते हैं, क्योंकि मस्कुलर लेयर तो मेन एक ही होती है यहां पर, जिसको हम क्या कहते हैं? मायोमीट्रियम। और फिर उसके अंदर वाली साइड पर क्या आती है? एंडोमीट्रियम। इसके लिए निमोनिक याद रख लेते हैं, EMP। EMP स्टैंड फॉर, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? पेरीमीट्रियम। और जो पेरीमीट्रियम होती है ये एक तरह की कनेक्टिव टिश्यू होती है, ठीक है, लेयर। फिर आपके पास मायोमीट्रियम, और जो बेटा मायोमीट्रियम होती है, अगर आपको पता हो तो ये कौन से मसल्स पर मुश्तमिल होती है? कंसिस्ट ऑन स्मूथ मसल्स। और यही वो मसल्स हैं जो कि ड्यूरिंग बर्थ जो लेबर पेन है, जो कॉन्ट्रैक्शन की वेव है, वो इन्हीं मसल्स के साथ एसोसिएटेड है। फिर सबसे इनर वाली साइड पर हमारे पास क्या है? वी हैव एंडोमीट्रियम। जो एंडोमीट्रियम होती है ये समहाउ कैसी नेचर की है? स्पॉन्जी नेचर की है। और यहां पर आपको पता है वेस्कुलराइजेशन भी होती है। वेस्कुलराइजेशन का मतलब यह है कि यहां पर ब्लड वेजल्स डेवलप होती हैं, ठीक है ना बेटा? ओके जी, इस चीज को याद रखिएगा। चलें अब वापस आते हैं, जो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। सो ओवरीज के बारे में आपने याद रखना है कि ओवरी की जो अपीयरेंस है वो कैसी है? सॉलिड ओव्ड स्ट्रक्चर, मेजर अबाउट कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है? 3-5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड। ये इंफॉर्मेशन जो है वो आप अपने पास लिख लिया करें। ये इंफॉर्मेशन से वैसे रेयर बनते हैं एमसीक्यूज, लेकिन बन भी सकते हैं, तो रिकॉल बेस की इंफॉर्मेशन आपको इस हवाले से याद होनी चाहिए। ये ना पीटीबी में इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है। जो फेडरल की बुक है या बलोचिस्तान की बुक है उनमें ये इंफॉर्मेशन ज़रा उन्होंने दी होती हैं, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि लेक्चर में वो चीज़ें भी एम्बेड कर दूं कि अगर आपको वो बुक ना पढ़नी पड़े या आप ना पढ़ पा रहे हों तो आप इन चीज़ों को इधर से कवर कर लिया करें। ओके जी, सो विदिन द ओवरी जो होती हैं आपने याद रखना है, बहुत छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उनको क्या कहते हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। और इन्हीं ओवेरियन फॉलिकल के अंदर क्या चीज डेवलप हो रही होती है? डेवलपिंग एग डेवलप हो रहा होता है, या जिसको आप ओसाइड भी कहते हैं। सो विदिन द ओवरी, जब आप ओवरी के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ओवरी के अंदर क्या कह रहा हूं? बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स सेल्स की वजह से बन रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स, ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ इमेच्योर एग, या जिसको हम क्या कह रहे हैं? ओसाइट्स भी कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपने अपनी टिप्स पर ले आनी है ताकि एमसीक्यूज इनसे रिलेटेड आप आसानी से हल करें। अडल्ट जो वुमेन है जो प्यूबर्टी को अचीव कर चुकी है, उसमें क्या होगा? वन ऑफ द राइपलिंग फॉलिकल इजेक्ट इट्स ओसाइट। और जब हम ओव्यूलेशन कह रहे होते हैं, ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओव्यूलेशन? रिलीज ऑफ द एग। अच्छा, वो जो एग होता है आप उसको हमेशा याद रखिएगा, वो बेसिकली किस चीज की रिलीज हो रहा है बेटा? क्या चीज रिलीज हो रहा है? शाबाश, सेकेंडरी ओसाइट। और एक ऐसा सेकेंडरी ओसाइट होता है
जो कि अरेस्टेड भी होता है, कौन सी वाली फेज में? शाबाश, अरेस्टेड इन अ मेटाफेज 2। ये पॉइंट याद रखना। जो एग है बेसिकली वो क्या चीज है? दैट इज अ सेकेंडरी ओसाइट, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। अच्छा, जैसे ही ओव्यूलेशन होती है तो देखो वो जब सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो रहा है, तो जब वो रिलीज हो रहा होगा तो वो किसी चीज को रप्चर करके निकल रहा है, वो उन्हीं फॉलिकल्स को रप्चर करके निकलेगा ना जिसके अंदर वो मौजूद था या जिसके अंदर वो डेवलप हो रहा था। तो वो जो रप्चर्ड फॉलिकल्स होते हैं ना, रप्चर्ड फॉलिकल्स, वो आपको पता है एक ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसकी अपीयरेंस येलो कलर की होती है, और उसको क्या कहते हैं? शाबाश, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और आप में से कोई बताएगा ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा होता है? एनी वन ऑफ यू? ना करो, खुदा का खौफ करो, पढ़ते नहीं हो तुम लोग, बुक से रीडिंग नहीं करते। प्रोजेस्टेरोन, बेटा याद रखना, ये जो एस्ट्रोजन होता है ना, एस्ट्रोजन नाम तो तुमने बोल दिया ना बेटा, एस्ट्रोजन जो होता है ये बेसिकली राइपेंड फॉलिकल से पैदा होता है। आप यूं याद रख लीजिएगा, जो प्रोजेस्टेरोन है ये कॉर्पस ल्यूटियम से भी पैदा होता है, और कहां से पैदा होता है? प्लेसेंटा से पैदा होता है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है इसका फंक्शन आपको पता है ना क्या होता है? शाबाश, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी को करना। अच्छा चलें, यहां से हार्मोन्स का अभी जोड़ तो लिया ही है तुम लोगों ने ताल्लुक। जरा मुझे बताओ ओव्यूलेशन जो है ये कौन सा हार्मोन करता है? LH। शाबाश, LH स्टैंड्स फॉर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइज करना मतलब क्या होता है कि यहां पर ये स्ट्रक्चर रप्चर होगा और इवेंचुअली इसने ट्रांसफॉर्म होना होता है किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में आफ्टर द ओव्यूलेशन। ओके जी, सो कॉर्पस ल्यूटियम की बात क्लियर हो गई आपको। अब यूट्रस के स्ट्रक्चर के हवाले से जो वर्ड्स है ना वो अपने ज़हन में रख लीजिएगा। यूट्रस, इट इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन शेप्ड सम व्हाट लाइक अ इन्वर्टेड पेयर। फिर यहां पर मैंने लेबल जब करवाया था तो आपको पोर्शन दिखाए थे ना, सबसे ऊपर वाला पोर्शन कौन सा था? ये वाला पोर्शन, ये वाला फंडस, ठीक है ना, फंडस। और ये यूट्रस का अपर पोर्शन है ना, यूट्रस का अपर पोर्शन था फंडस, तो उसी से रिलेटेड यहां पर है। फिर बॉडी, होलो मस्कुलर एरिया वेयर एम्ब्रियो इम्प्लांट, और एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन कहां पर होती है? यूट्रस में होती है, और यूट्रस में होगी ना, और इसमें कौन सी लेयर मदद करेगी? एंडोमीट्रियम करती है। जो सर्विक्स है इट इज अ नैरो एंट्रेंस टू यूट्रस फ्रॉम वेजाइना। अच्छा, बर्थ कैनाल किसे कहते हैं? विच, वेजाइना को कहते हैं ना बेटा, बर्थ कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। द वॉल ऑफ यूट्रस कितनी लेयर्स पर मुश्तमिल है? 3 पर, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। जो पेरीमीट्रियम है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये एक तरह की कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है। फिर मायोमीट्रियम का जिक्र कर दिया था, मिडल, थिक। आपसे अगर पूछा जाए ना इनमें से सबसे ज्यादा थिक लेयर कौन सी होती है, तो वो होती है मायोमीट्रियम। और उसकी रीजन क्या है? यहां पर स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्शन से या रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन से चाइल्ड बर्थ के वक्त जो है वो बेबी को एक्सपेल किया जाता है। यू कैन से जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, उसका एक्शन अगर पूछ लिया जाए कौन सी लेयर पर होता है? मायोमीट्रियम पर। और लेबर पेन यहीं से आपका जो है वो लिंक होगा। एंडोमीट्रियम जो है वो इनर स्पॉन्जी लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन कैविटी है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए,
अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए ऑन रिसीविंग द स्पर्म, तो यहां पर क्या होगी, आपको पता है एंडोमीट्रियम मैक्सिमम वेस्कुलराइज हो जाएगी, और वो इसलिए वेस्कुलराइज हो जाएगी ताकि वो प्रॉपर तरीके से जाइगोट की इम्प्लांटेशन को कर सके। ब्लड सप्लाई यहां पर जाएगी ना बच्चे को जो डेवलप हो रहा होता है, और आपको पता है एक यहां पर क्या चीज बन जाती है, प्लेसेंटा, फिर यहां पर एम्बेलिकल कॉर्ड वगैरह, ये सारा कुछ इसी से बनना है। द मेन फंक्शन ऑफ द यूट्रस आर टू रिसीव, रिटेन एंड नरिशमेंट टू द फर्टिलाइज्ड एग। सर्वेक्स जो होती है वो नैरो एंट्रेंस होती है, और यहां पर अक्सर म्यूकस मौजूद होती है जो कि ब्लॉक करके रखती है इस पोर्शन को। वेजाइना इज अ थिन वॉल्ड 8 to कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ये मेंशन कर दिया, 8 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सर्विक्स टू द बॉडी एक्सटीरियर। इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं, ये एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है, विच वन इज द बर्थ कैनाल। तो वेजाइना जो है वो बर्थ कैनाल भी होती है, क्योंकि दैट इज बेसिकली द पैसेज वे फॉर द डिलीवरी ऑफ इन्फेंट एंड फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसी से मेंस्ट्रुएशन भी रिलीज होती है ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा, फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं तो स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया, आप फंक्शन की बात करते हैं। जो फंक्शन है यहां पर प्रोडक्शन ऑफ एग भी होगी, यहीं पर फर्टिलाइजेशन भी होगी, यहीं पर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो भी होगा, और यहां पर प्रोडक्शन ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी होंगे। तो सबसे पहले यहां पर एग की प्रोडक्शन के प्रोसेस को जब हम देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ओजेनेसिस। तो याद रखिएगा ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है व्हेन इंडिविजुअल एट द स्टेज ऑफ फीटस। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, अभी बच्ची की बर्थ नहीं हुई, लेकिन बर्थ से पहले ही यहां पर जो ओजेनेसिस का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका होता है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या उसमें जो साइक्लिक एक्टिविटी है वो भी शुरू हो जाएगी फौरन बर्थ के बाद? नहीं, उसको अचीव करने के लिए उसको किधर जाना पड़ता है, प्यूबर्टी की तरफ, क्योंकि ये जो ओजेनेसिस है ये अरेस्ट हो जाती है। ये अरेस्ट कहां पर हो जाती है, इस चीज को भी याद रखना है आप लोगों ने, प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में इसको भी जरा गौर से देख लेते हैं। ओजेनेसिस के पूरे सीक्वेंस को देखिएगा। स्टार्टिंग यहां पर भी क्या होगा, सेल ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, उनके अंदर क्या हो रही होती है, माइटोसिस, और ये सारा कुछ किस में हो रहा है, इन फीटस अप टू 7 मंथ, बर्थ से भी पहले, बर्थ से भी पहले। यहां पर ये माइटोसिस के जरिए से क्या बन रहे हैं, ओगोनियम, और ये जो ओगोनियम है इनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगी, और उसके अंदर ये जो सेल होते हैं वो किस में अरेस्ट हो चुके होते हैं, प्रोफेज 1 के अंदर, और इसी में अरेस्टेड रहते हैं, इसी में अरेस्टेड रहते हैं। फिर जब बर्थ हो जाएगी उस बच्चे की, और वो कब तक आएगी बात, प्यूबर्टी पर। असल फिनोमिना कब शुरू होना है, प्यूबर्टी पर, और प्यूबर्टी के पहले यहां पर जो चीज है उसको हमने क्या कह दिया, ओगोनियम। अब ये जो ओगोनियम है इनमें देखो तो डिप्लॉइड है, माइटोसिस होगी, और यहां पर क्या चीज आ गई, ये सेल्स आपके पास आ गए जिनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ओसाइट्स। क्या कहते हैं, फीमेल्स के केस में प्राइमरी ओसाइट क्या हैं, डिप्लॉइड हैं। फिर इनमें क्या होगी, मियोसिस 1। मियोसिस 1 के नतीजे में यहां पर 2 सेल्स बनते हैं। एक सेल जो होता है वो साइज में बड़ा होता है और एक साइज में छोटा होता है, और उसको हम डीजनरेटिव सेल भी कहते हैं। और उसकी रीजन क्या होती है कि ये जो बड़ा सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी ज्यादा होती है, और ये जो छोटा होता है इसमें साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, इसको फर्स्ट पोलर बॉडी भी कहते हैं। अब ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये हैप्लॉइड भी है, और ये साइज में बड़ा भी है, और इसमें न्यूक्लियस भी है, और साथ साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी भी ज्यादा है। अब इसमें क्या होनी है, मियोसिस 2 होनी है। ठीक है, और मियोसिस 2 बेटा इसमें जब हो रही है तो आपको पता है कि ये कौन सी फेज में अरेस्ट हो जाता है,
और ये कब तक मेटाफेज 2 में अरेस्टेड रहता है? जब तक इसको स्टिमुलस ऑफ स्पर्म ना मिल जाए, जब तक इसको स्टिमुलस ऑफ स्पर्म ना मिल जाए। जैसे ही स्पर्म यहां पर इसको वो जो मैजिक टच है वो मिलेगा, तो यहां पर ये फौरन से क्या चीज बन जाएगी? जाइगोट बन जाएगा और सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी। और ये जो सेकंड पोलर बॉडी है या फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये तमाम के तमाम क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं, ये स्ट्रक्चर यहां पर खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गई तो फिर आगे आपको पता है कि प्रेगनेंसी का प्रोसेस शुरू होगा। और अगर यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो इस एग को रिसीव करने के लिए जो बॉडी की यूट्रस लेवल पर चेंजेस आई होती हैं वो रखनी तो नहीं है ना, उसको रिमूव करना होता है। तो उसके लिए आपको पता है कि यहां पर एक पूरा प्रोसेस है जिसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, उधर भी जाएंगे, लेकिन अभी इस चीज को याद रखिएगा। इन दैट पीरियड द ओगोनियम, जो कि डिप्लॉयड स्टेम सेल्स थे ऑफ द ओवरी, वो मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली बाय द माइटोसिस एंड देन एंटर अ ग्रोथ फेज। ग्रेजुअली जो ओगोनिया है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे किस में? पहले होंगे प्राइमरी ओसाइट्स में। और ये जब प्राइमरी ओसाइट होता है तो इसके अराउंड जो होता है, मैंने आपको बताया, सपोज कर लेते हैं ये प्राइमरी ओसाइट है, इसके अराउंड यहां पर सेल की एक लेयर होती है, और ये जो लेयर होती है ये एक सैक लाइक अपीयरेंस दे रही है ना इसको। और इन्हीं सैक्स को हमने क्या बोला था, पीछे पढ़कर आए हैं, ओवेरियन फॉलिकल या फॉलिक्यूलर सेल्स भी कहते हैं। और इनके अंदर ये आपका क्या है, वो डेवलपिंग एग है, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी ओसाइट कह रहे हैं। जैसे जैसे ये एग डेवलप होता चला जाएगा, ये फॉलिक्यूलर सेल्स की लेयर भी ऐड होती चले जाती हैं, ठीक है, और ये थिक से थिक होती चले जाती हैं। और इवेंचुअली जब प्रॉपर तरीके से एग सेकेंडरी ओसाइट के लेवल पर आ जाता है और इसने रप्चर होना होता है, तो उसने किसको रप्चर करके निकलना है? इन्हीं फॉलिकल सेल्स की लेयर को करके निकलना है, जिसके नतीजे में मैंने आपको बताया था क्या चीज की फॉर्मेशन होती है? कॉर्पस ल्यूटियम की होती है। तो बेटा ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं आपको? जल्दी से एमसीक्यूज करते हैं। प्राइमरी ओसाइट ओरिजिनेट माइटोटिकली फ्रॉम, किससे बनेगा? ओगोनिया से। नेक्स्ट बेटा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर? प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट। यस, प्राइमरी ओसाइट जो है वो डिप्लॉयड है, सेकेंडरी ओसाइट जो होता है वो हैप्लॉयड होता है। प्राइमरी ओसाइट डिवाइड बाय डैश इनटू हैप्लॉयड सेकेंडरी ओसाइट एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी। कौन सी डिवीजन हो रही है? मियोसिस 1। ऑन प्यूबर्टी डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इज सिचुएटेड बाय, किससे होगी? यहां पर बेटा जी FSH से होगी। इन विच पार्ट ऑफ द ओविडक्ट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? इसको एम्प्यूला भी कहते हैं, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट को एक और लफ्ज भी बता रहा हूं, एम्प्यूला पोर्शन भी कहते हैं। चलें जी, क्लियर हो गया आपको ये पोर्शन? अब आपके केमिस्ट्री के सर आ गए हैं, वो आखिरी हिस्सा जो है उसकी मैं आपको वीडियो अभी भेज रहा हूं, इसको याद रखिएगा चीजों को।